सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और दोस्तों इसमें हमने आपके इकाई 1 से लेकर के इकाई 11 तक जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी को दोस्तों हमने हल कर लिया है, समझ लिया है। अब दोस्तों आपकी 2 यूनिट बची हुई हैं, सर्वांग समता और समरूपता। अब ये दोनों यूनिट जो हैं दोस्तों, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये दोनों यूनिट में जो मैं अभी इकाई 12 में आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में, यह आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्वांग समता और समरूपता जब आप समझे रहेंगे तभी आप अगले यूनिट में त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तें समझ पाएंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे आपको कोई बताएगा नहीं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अगली यूनिट जो पढ़ेंगे वह भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें हमें पढ़ना है सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता क्या होता है दोस्तों, यह जानने से पहले आपके लिए सबसे जरूरी जो जानना है वह यह जानना है कि आपने जो भी आकृतियां पढ़ी हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी का दोस्तों एक आकृति होता है, एक रूप होता है, उनका एक बनावट होता है, यानी कि उनका एक शेप होता है। ठीक, पहली चीज हो गई उनकी आकृति कैसी है, उनकी बनावट कैसी है। जो भी वस्तुएं, जैसे अभी तक आपने गणित में चतुर्भुज पढ़ा होगा, वर्ग पढ़ा होगा, आयत पढ़ा होगा, तो या फिर जो आप फिजिकल चीजें देखते हैं जैसे आपकी कॉपी है, तो दोस्तों इन सभी वस्तुओं का एक निश्चित आकृति होती है, इनकी बनावट होती है, इनमें कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई होती है। तो कोई भी वस्तु हो दोस्तों, उसकी एक आकृति होती है, एक बनावट होती है, उसकी एक शेप होती है। पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये है कि उसका एक आकार होता है, वह कितना बड़ा है कितना छोटा है, यह उसकी साइज होती है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस पूरे चैप्टर में आपको यही दो चीजें मेन देखनी होती हैं। पहले ही आपको देखनी है आकृति, उसकी शेप कैसी है किसी वस्तु की, और दूसरा आपको देखना है आकार का, वह कितना बड़ा लंबा छोटा है, यह आपको देखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, किसी निश्चित वर्ष में 2 रुपए के सिक्के को लेकर के यदि उसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वह एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। यह सिक्के आपस में सर्वांगसम हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको समझाया जाए, तो अगर आप 2 रुपए का एक सिक्का ले रहे हैं जो मान लेते हैं 2010 का बना हुआ है, और 2010 का बना हुआ ही दूसरा 2 रुपए का सिक्का लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर उन दोनों सिक्कों को रखते हैं, तो वह दोनों सिक्के जो हैं वह एक दूसरे को ढक लेंगे। अब 2010 के ही दोनों सिक्के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों सिक्के एकदम समान बने होंगे, एकदम उनमें कुछ अंतर नहीं होगा। तो ऐसे सिक्कों को जो जब एक दूसरे के ऊपर आप रख देंगे तो आप देखेंगे कि कहीं भी लंबाई में छोटा बड़ा नहीं है, यह आपको देखने को मिलेगा। तो एक दूसरे को पूरा ढक ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, दोनों आइडेंटिकल हैं। और यही जब वस्तुएं या कोई भी आकृति आइडेंटिकल होती है, दोनों का जो आकृति और उनका जो आकार होता है वह दोनों जब सेम होता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति को सर्वांगसम कहते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है यहाँ पे। गुलाबी रंग के कागज पर 5 इंच रेखा भुजा का एक वर्ग तथा हरे रंग के कागज पे 5 इंच भुजा का दूसरा वर्ग बनाकर वर्गों को काटकर कागज से अलग करने के पश्चात यदि इन दोनों वर्गों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो दोनों वर्ग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। ये वर्ग आपस में सर्वांगसम है। अब एक एग्जाम्पल से यहाँ और आप समझिए कि आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है गुलाबी रंग का, जिसमें से आपको 5 इंच का एक वर्ग काट लेना, मतलब लंबाई चौड़ाई वर्ग बनाना है, तो दोनों लंबाई चौड़ाई 5 हो जाएगा और
इस हिसाब से आपको काट लेना है कागज को। 5 इंच का एक वर्ग आपको निकाल लेना है गुलाबी रंग के कागज से, और 5 इंच का आपको एक वर्ग निकाल लेना है दूसरा जो कागज है आपके पास हरे रंग का, उसमें से। अब इन दोनों को भी आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो यह दोनों वर्ग भी एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे। अब यहाँ से आप दोस्तों क्या समझ रहे हैं, तो पूर्णतया ढक ले रहे हैं तो क्या होगा, यह आपस में सर्वांगसम होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि दो ही चीजें मैटर कर रही हैं सर्वांगसम होने के लिए। एक तो उसकी आकृति कैसी है, मतलब वह दोनों वर्ग हैं कि नहीं है, और जो दूसरा है कि मतलब उनका जो आकार है वह बराबर है कि नहीं, दोनों का जो भुजाएं हैं वह 5 इंच की हैं कि नहीं, कि दूसरे की 4 इंच की है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अब देखिए यहाँ पे रंग भिन्न हो गया था, रंग जो है वह दोनों कागजों का अलग अलग था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कागजों के रंग से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बस दो चीजों से फर्क पड़ता है, एक उसकी आकृति कैसी है, एक उसका आकार कितना है। तो जब भी आकृति और आकार समान हो गई तब वो दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। यह आपको दोस्तों अब समझ में आ गया होगा। सर्वांगसम कब कहेंगे यह आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं तो उन आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। इस प्रकार दो सर्वांगसम आकृतियां समान आकृति यानी कि शेप तथा समान माप यानी कि साइज की होती हैं। वे आकृतियां जो समान रूप शेप की होती हैं किंतु आकार साइज की नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता चल गया कि आकृति यानी कि शेप और जो माप है यह दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं कि ये सर्वांगसम है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे माने कि आकृति जो है वह समान है लेकिन जो उसका आकार है, जो साइज है वह अगर अलग होता है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। मतलब पहला जो है वह शेप, जो आकृति है वह समान हो रहा है और जो आकार है, साइज है, वह डिफरेंट रह रहा है। कि जैसे आपने वर्ग वाले एग्जांपल में देखा था कि दोनों वर्ग हम लोग बना रहे थे और दोनों 5-5 इंच की भुजा ले रहे थे। अब हम लोग मान लेते हैं कि दोनों वर्ग हैं हमारे पास, लेकिन एक 5 इंच का है और एक 4 इंच भुजा वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, यह आपको देखना है आगे। अब देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की एक खास फोटो की 3-4 प्रतियां जो कि विभिन्न मापों की हों बनाई जाए तो ये फोटो के चित्र समरूप कहलाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति की आप फोटो लेते हैं, जब आप फोटो किसी की बनवाने जाते हैं या अपनी ही बनवाने जाते हैं, तो जब आप स्टूडियो जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि कौन सी साइज आपकी बनेगी। तो आप ज्यादातर पासपोर्ट साइज बनवाते हैं या फिर पासपोर्ट से बड़ी बनवाते हैं। तो पासपोर्ट साइज और उसकी बड़ी साइज में दोस्तों क्या समानता है, यह समानता है कि उसकी जो आकृति है वह समान है, आकृति दोनों की समान रहेगी लेकिन जो साइज है वह अलग अलग है। तो ऐसे में जब आकृति समान रहती है और साइज अलग अलग हो जाती है तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे में हम लोग कहते हैं कि ये दोनों समरूप हैं, दोनों का जो रूप है वह समान है और साइज जो है अलग अलग है। तो अब दोस्तों आप समझ गए कि अगर आकृति शेप समान है और साइज समान नहीं है तो हम लोग ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग समरूप कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कुछ चीजें। देखिए यहाँ पे आपको दो चतुर्भुज दिए गए हैं ABCD और जो दूसरा चतुर्भुज है वह है A', B', C' और D' की संगत भुजाओं और संगत कोणों पर विचार करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये दोनों चतुर्भुज जो दिए गए हैं इनके संगत भुजाओं और संगत कोणों पे हमें ध्यान देना है। तो देखिए संगत भुजाओं का, अगर संगत भुजा मतलब जैसे यहाँ पे है AD और यहाँ पे है A', D', तो इस प्रकार
जो संगत भुजाएं हैं और जो इसमें संगत कोण है, इनमें क्या संबंध है, यह हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, सभी संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं। अनुपात ले रहे हैं मतलब कि बटे में उनको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है डी सी बाई डी डैश सी डैश। तो डी सी का मान 4 है और डी डैश सी डैश का मान 2 है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे आप देखिए लिख लिया है 4/2। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो AD बटे A डैश D डैश किया है, तो AD का मान 3 है और A डैश D डैश का मान 1/5 है। इस तरीके से जब चारों भुजाओं को दोस्तों लिख लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि DC बाई D डैश C डैश का जो मान आ रहा है वह 4/2 यानी कि 2 आ रहा है। और इसी तरीके से AD बाई A डैश D डैश का मान भी 2 आ रहा है, यह भी अनुपात 2 आ रहा है। और इसी तरह BA बाई B डैश A डैश भी 2 आएगा और CB बाई C डैश B डैश भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सभी संगत भुजाओं का अनुपात है वह समान है। मतलब अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं तो उसका जो मान आ रहा है वह सभी का समान आ रहा है। और अगर हम लोग, ये तो भुजाओं की लंबाइयां हो गई, अब हम लोग देखते हैं कोण को। तो यहाँ पे देखिए डी, कोण डी का मान कितना है 100 डिग्री और यहाँ पे डी डैश का मान कितना है 100 डिग्री। और यहाँ पे कोण ए का मान कितना है 112 और यहाँ पे भी 112। यहाँ पे बी का मान कितना है 67। यहाँ पे बी डैश का मान कितना है 67 डिग्री। और यहाँ पे सी का मान 81 है, यहाँ पे भी सी डैश का मान 81 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सभी कोण जो हैं वह आपस में बराबर हैं। यहाँ पर संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह समान है तथा संगत कोण एक समान है। तो ये आकृतियां जो हैं वह समरूप हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप कब होगा। समरूप तब होगा जब संगत भुजाओं का अनुपात एक समान हो और संगत कोण जो है वह बराबर हो। आप भुजाओं का अनुपात लेंगे सभी का तो अनुपात जो है वह बराबर आएगा और जो कोण है वह आपस में बराबर होंगे। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कहेंगे कि ये आकृतियां समरूप हैं। अब आकृतियां अगर समरूप हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उनमें क्या खासियत होगी, यह आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और समझते हैं। देखिए 2 आकृतियां आपको दी गई हैं और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आप पहले देखने से ही पता लगा सकते हैं कि यह आकृतियां समरूप या सर्वांगसम हैं कि नहीं है। अब देखिए समरूप या सर्वांगसम देखने में सबसे पहले ही हम देखते हैं कि दोनों जो आकृतियां जो हमें दी गई हैं यह आकृतियां समान हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको वर्ग दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर भुजा वाला और दूसरा आयत दिया हुआ है 3 और 5 सेंटीमीटर वाला। तो यह सर्वांगसम तो नहीं होंगे दोस्तों, और जब आकृति समान नहीं है तो समरूप भी नहीं होंगे। तो ये ना तो सर्वांगसम है ना समरूप है। और अगर आप समरूप देख रहे हैं, समरूपता ऐसे चेक कर रहे हैं जैसे अभी हमने पिछले में देखा कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह समान होता है। तो आप देखेंगे 3/3 पहले यस आप लिखेंगे। अगर इस प्रकार आप चेक करना चाहें कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह बराबर होता है, इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो SP बाई S डैश P डैश आप करेंगे तो इसका मान जो आपको मिलेगा वह 3/3 यानी कि 1 मिलेगा। और अगर आप करेंगे PQ बाई P डैश Q डैश तो इसका मान कितना मिलेगा 3/5। अब देखिए यहाँ अनुपात का मान 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3/5। तो अनुपात भी जो है संगत भुजाओं का वह बराबर नहीं आ रहा है। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि यह दोनों आकृतियां जो हैं वह समरूप नहीं है। तो चाहे आप परिभाषा से जाएंगे चाहे आप इस प्रकार जाएंगे तो दोनों से आपको पता चल जाएगा कि यह दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। और इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक तो 2 सेंटीमीटर का वर्ग है और
यह 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली आकृति है जो वर्ग नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह तो समान मिलेगा, लेकिन जो कोण हैं वह आपस में बराबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 अंश का है और यह कोण आपको दिख रहा है कि यह 90 से कुछ कम है, तो कोण आपको समान नहीं मिल रहे हैं, तो यह भी आकृतियां जो होंगी वह समरूप नहीं होंगी। तो अब देखिए, ऐसी आकृतियों को जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न हो, समरूप आकृतियां कहते हैं। अब देखिए, आगे हमें देखना है समरूप त्रिभुज, और इसी पे दोस्तों आपके ज्यादातर प्रश्न आते हैं। तो समरूप त्रिभुज आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं, DEF तथा त्रिभुज ABC। अलग अलग माप, भुजाओं के माप अलग अलग के इस प्रकार बनाए जाएं कि उनके कोण की माप समान हो, जैसे कि निम्नांकित चित्र है। अब देखिए, यहाँ पे भुजाओं की लंबाई अलग अलग है लेकिन कोण आप देखेंगे तो समान है। जैसे एक का माप जो है वो 80 डिग्री है तो D का 80 डिग्री, और B का 60 डिग्री है तो E का 60 डिग्री, और C का 40 डिग्री है तो F का 40 डिग्री। इस प्रकार है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो EF की जो लंबाई है वह है 3 सेंटीमीटर और BC की जो लंबाई है वह है 6 सेंटीमीटर। तो 3/6 यानी कि 1/2 है। इसी प्रकार आप निकालेंगे तो आपको सभी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह मिलेगा 1/2। तो समान कोणीय त्रिभुज की किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, चाहे उसके माप कुछ भी हो। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है दोस्तों कि अगर 2 त्रिभुजों का कोण की जो माप है वह समान हो तो किन्हीं 2 संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। अब जैसे दोस्तों आपने यहाँ चतुर्भुज में ऊपर देखा था एग्जाम्पल में कि संगत भुजाओं का जो अनुपात था वह समान था और कोण जो थे वो आपस में समान थे। इसी प्रकार त्रिभुज में भी होता है कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वह समान होता है और कोण समान होते हैं अगर त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप हैं। तो यहाँ पे इसी पे एक क्वेश्चन है, यह देख लीजिए आप। एक त्रिभुज ABC जिसमें AC का मान 2 सेंटीमीटर, BC का मान 3 सेंटीमीटर और CA का मान 4 सेंटीमीटर हो, तो दूसरा त्रिभुज DEF जिसमें DE का मान 4 सेंटीमीटर, EF का मान 6 सेंटीमीटर तथा FD का मान 8 सेंटीमीटर हो की रचना करने के पश्चात यदि कोणों को नापा जाए तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है कि 2 त्रिभुज हैं, इनके भुजाओं का माप दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज का निर्माण करने के बाद अगर हम लोग कोणों को नापते हैं तो संगत कोण बराबर मिलते हैं। अब ऐसा क्यों मिलता है दोस्तों? देखिए, क्योंकि अगर आप दोनों त्रिभुज बनाएंगे ABC तो AB का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2 और BC का 3 और CA का 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह आप दूसरा त्रिभुज बना लीजिए जो दिया हुआ है DEF। तो देखिए DE का मान कितना दिया हुआ है 4 और EF का मान कितना दिया हुआ है 6 और FD का मान कितना दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप अनुपात निकालेंगे संगत भुजाओं का, यानी कि आप लिखेंगे AB बटे DF, तो कितना होगा? AB का माप 2 है और DE का मान कितना है? आप लिखेंगे AB बटे DE। अब देखिए AB का मान 2 है और DE का मान 4 है, तो आपको सभी भुजाओं का जो अनुपात मिलेगा वह 1/2 देखने को मिलेगा। तो जब सभी भुजाओं का जो अनुपात है वह आपको 1/2 देखने को मिल रहा है। अब त्रिभुज में दोस्तों आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पे यदि 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है दोस्तों कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा त्रिभुज के मामले में कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो संगत कोण भी समान होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और
समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता मतलब कि सब कुछ सर्वांग सम मतलब सब सारे अंग समान, और समरूप की मतलब कि उसका रूप जो है, उसका शेप जो है वह केवल समान है, जो साइज है, जो माप है वह अलग है। तो सर्वांग समता और समरूपता दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे, और त्रिभुज की जो समरूपता है उसके बारे में आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो इन्हीं पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। और यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों बाकी वीडियोस जो हैं गणित की, वह सभी वीडियोस आपको गणित के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। गणित की प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और सभी विषय दोस्तों इसी प्रकार पढ़ा दिए गए हैं आपको। तो सभी विषयों के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों जो अगली वीडियोस हैं वह भी आपको गणित की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।